नमस्कार साथियों, सूर्य नवी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये वीडियो है खास वीडियो के लिए 2019 और 2020 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन यूट्यूब पर। उस समय मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे, ठीक है। तो कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे पास उस समय के, जो हम आपके सामने देने जा रहे हैं। तो अब जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर है सीपीसी का, जो मैंने 2018 दिसंबर से लेके 2019 में पढ़ाया था। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, तो हमें लगा कि जब ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रह सकता है। अगर कुछ अमेंडमेंट हुआ एक दो तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, बाकी आपके लिए यूजफुल रहेगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये सीरीज है, चलती रहेगी, आप लोग इसको देखते रहिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और हाँ, जब भी इसको पढ़ने के लिए बैठो अपने सब बैरक लेके जरूर बैठना। आप बैरक लेके बैठोगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाएगा और याद भी आ जाएगा। तो देखिए आप हमारे प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। हिंदी में इसे कहते हैं नागरिक संहिता, दीवानी संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता। हिंदी में 3 वर्ड है इसके, नागरिक प्रक्रिया संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता। तो बहुत सारे वर्ड्स है इसमें हिंदी में, तो कंफ्यूज ना हो हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि जब पेपर आता है हिंदी मीडियम वालों के लिए वो शुद्ध हिंदी में आता है। वो इतनी शुद्ध हिंदी होती है कि हमें नहीं आती है। तो उस पर्पज़ के लिए हमें थोड़ा सा ट्राई करें हम इंग्लिश में भी पढ़ें, ताकि क्वेश्चन ऐसा आए कि उसकी हिंदी समझ ही नहीं पाए तो इंग्लिश आपको हेल्प करेगा। और जो पेपर आपके पास आता है उस पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों लिखे आती हैं। आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी नॉट ओनली राजस्थान जुडिशरी के लिए बल्कि ऑल ओवर इंडिया की जुडिशरी में काम आने वाला है। तो इसको सब जने यूज कर सकते हैं। सीपीसी को लेके कई लोगों का फियर है। सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसको मैं सीपीसी बोला करूंगी, इतना बड़ा ना बोल के। मुझे जहाँ तक पता है हम लोग स्टूडेंट सब इसको सीपीसी ही बोलते हैं। तो इसका जो फियर है लोगों को, कुछ को बहुत अच्छी लगती है सीपीसी, कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कई बार इसको कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो कुछ बच्चे ऐसे जो इसके फियर के चक्कर में इसको पढ़ ही नहीं पाते हैं। इसका 2-3 रीज़न है। जब हम स्कूल कॉलेज में इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पे सीरीज से पढ़ लेते हैं, या हम लोग बुक से कमेंट्री से जो पढ़ते हैं उसमें ऑर्डर और जो सेक्शन से साथ साथ चलते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सेक्शन आता है, फिर कभी ऑर्डर आ जाता है, तो कभी रूल्स आ जाते हैं, तो हमें लगता है हो क्या रहा है। तो उसी को हमें पढ़ने के तरीके को चेंज करेंगे। सीपीसी को 2 एस्पेक्ट से पढ़ा जाता है, एक बात करते हैं प्रैक्टिकली और एक बात करते हैं हम लोग थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली करने के लिए हम लोगों को, अगर हमें प्रैक्टिस करना है, गुड प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिकली सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर एग्जाम पास करना है तो आपको थ्योरी आनी चाहिए। बट अभी देखा जाए एक मिला जुला असर देखने को मिलेगा एग्जाम में। प्री का पेपर हो या मेन का पेपर हो, दोनों में आप एक चीज नोट करते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। और अभी बड़ी हवाएं चल रही हैं, बहुत बड़ा बड़ा बातें चल रही हैं, सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट कम हो गए हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चंस आएंगे। राजस्थान जुडिशरी की जो क्वालिटी है वो आप लोगों ने देखी होगी। अगर उनके क्वेश्चंस और जो उनके ऑप्शंस होते हैं वो भी बैरेक्ट से लेते हैं, तो हमारी पहली प्रायोरिटी तो बैरेक्ट ही होना चाहिए। और हमें एक हवा नहीं बनाना है, पहले हमें हमारी कमांड करनी है हमारे बैरेक्ट पे। जब बैरेक्ट की कमांड हो जाएगी तो हम उसके फर्दर चलेंगे, जहां प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी लेके काम करेंगे, ताकि दोनों होना चाहिए। एक अच्छा बात आती है आपके सामने कि हम लोग स्टूडेंट हैं आरजेएस के, जब हम जाके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो एकदम इजी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को याद होगा, इस बार राजस्थान जुडिशरी को बहुत इजी क्वेश्चन आया था कि डिक्री में क्या इंक्लूड है, और 4 ऑप्शन दिए गए थे, और हमारे कई साथियों ने वही गलत कर दिया। इसका रीजन, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमें हमारा माइंड अप्लाई नहीं करना है। एज ए स्टूडेंट हमें हमारा डायरेक्ट अप्लाई करना, हमने क्या पढ़ा, लेकिन हम लोग अपना माइंड अप्लाई कर देते हैं। हम क्या करें, वहां बैठ के हमें ऐसा फील करते हैं हम वी आर आरजेएस। क्योंकि आपको पता होगा जब ट्रायल करते हैं आरजेएस के द्वारा, तो ट्रायल जो होती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो करता है, वहां अपना माइंड अप्लाई कर लेते हैं, और हम लोग अपना माइंड पहले ही अप्लाई कर लेते हैं। तो उसी माइंड को आज हम कंट्रोल में रखते हैं, सीपीसी पढ़ेंगे, क्योंकि सीपीसी को एग्जाम क्लियर करने के लिए 2 तरीके से हमें पढ़ना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीपीसी। मैंने यहाँ पे लिखा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, और साथ ही साथ मैंने लिखा है एक्ट नंबर 5। एक्ट नंबर 5 मैंने लिखा है, या क्यों लिखा है ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, जब हमने राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट पढ़ा था। सीपीसी को पढ़ने के लिए हम सीपीसी को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। बात करते हैं कि
सीपीसी कैसा लॉ है? लॉ मीनिंग ऑफ ये प्रोसीजर लॉ है या ये सब्सटेंटिव लॉ है? अगर आपका प्री का क्वेश्चन आता है तो सीपीसी कैसा लॉ है आपका? तो सीपीसी एक प्रोसीजर लॉ है। लेकिन जब हम सीपीसी को थ्योरी बेस पे पढ़ने जाते हैं, जब सीपीसी को आरजीएस मेन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, जब सीपीसी को इंटरव्यू के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो सीपीसी को दो भागों में बांटा गया है। पहला इसका जो पार्ट कहता है वो बताता है आपके पास सेक्शंस, और सेकंड जो आता है वो बताता है आपका ऑर्डर्स। ये जो आपके ऑर्डर्स हैं ये आपके दे रखे हैं स्केड्यूल के अंदर। नंबर 1 में आपको पता होगा पहले बहुत सारे स्केड्यूल हुआ करते थे, अब एक ही बचा है। अगर आप सोचो कि बहुत सारे होते तो न जाने कितने ऑर्डर पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि अकेला एक स्केड्यूल आपको देता है 51 ऑर्डर। तो मैंने क्या किया, सीपीसी को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास सेक्शंस है तो एक हमारे पास ऑर्डर है। और कितने सेक्शन है इसके अंदर? 1 to 158। हम इस सेक्शंस को बोलते हैं दैट इज अ सब्सटेंटिव लॉ। कैसा लॉ है ये? सब्सटेंटिव लॉ है, जिसे हिंदी में बोलते हैं मौलिक विधि। अब आता है हिंदी में एक और वर्ड, इसको बोलते हैं सारवान विधि। फिर आता है हिंदी में एक वर्ड और इसे बोलते हैं मूलभूत विधि। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए फिर कंफ्यूज, अगर किसी ने एक मौलिक याद रखा है तो सारवान नहीं पता, सारवान रखा तो मूलभूत नहीं पता, और इंग्लिश में एक ही है, तो कोशिश वही बात आई कि हमें दोनों वर्ड्स आने चाहिए। तो हिंदी में से क्या क्या बोलते हैं, इसको मौलिक भी बोल सकते हैं, इसको सारवान भी बोल सकते हैं, और इसको मूलभूत विधि बोल सकते हैं। अर्थात सब्सटेंटिव लॉ का मीनिंग होता है जो हमारे राइट्स, हमारे ड्यूटीज को क्या करता है, डिफाइन करता है। जब राइट्स आपको मिल गए, ड्यूटीज आपको मिल गई, और उसको किसी ने डैमेज किया, तो फिर आपको जस्टिस कैसे मिलेगा? तो वो आता है हमारा प्रोसीजर लॉ। इसलिए 51 जो ऑर्डर है उसको बोलते हैं प्रोसीजर लॉ। हिंदी में इसको कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि। प्रक्रियात्मक विधि की जब बात आई तो आप सबको पता है कि प्रक्रियात्मक विधि कौन कौन सी है। हम सबको पता है कौन कौन सी है। सीपीसी आती है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, और कौन सा आता है, लिमिटेशन एक्ट है, और कौन सा एसआरए है। ये हमें क्या बताता है, प्रोसीजर बताता है कि हमें किस तरह से हमें हमारे राइट्स और हमारी ड्यूटीज को जब कोई डैमेज करता है तो हमें किस तरह से रिलीफ मिल सकता है, हमें किस तरह से कंपनसेशन मिल सकता है, और हमें कितना डैमेजेस मिल सकता है। और सब्सटेंटिव लॉ हम सबको पता है, इसके अदर दिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इस तरह से बहुत सारे लॉ हमारे सामने आ जाते हैं। अब ये तो था दो पार्ट कि लॉ के कितने रूप हो सकते हैं, तो दो, एक प्रोसीजर ही है। अब मैं कहती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। एक वर्ड आया आपके सामने, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ का वर्गीकरण। तो हम कर सकते हैं लॉ का वर्गीकरण, तो आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। तो हमारे पास आते हैं 4 टाइप के। नंबर 1 आता है जनरल लॉ। नंबर 2 आता है हमारे पास लोकल लॉ। नंबर 3 आता है हमारे पास स्पेशल लॉ, और नंबर 4 आता है हमारे पास पर्सनल लॉ। 4 प्रकार के लॉ मैंने लिखे हैं यहाँ पर। पहले मैंने बताया लॉ 2 टाइप के होता है, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजर लॉ। अब मैं आपसे फिर से कह रही हूँ क्लासिफिकेशन लॉ, तो हमारे पास 4 आ गए, जनरल लॉ आ गया, लोकल आ गया, स्पेशल आ गया, पर्सनल आ गया। क्यों ये मुझे बताना पड़ा? क्योंकि आपको याद होगा हमने रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ा था। हमने रेंट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन नंबर 29 देखा, और 29 कहता ओवरराइड इफेक्ट। मीनिंग ऑफ, जब कभी भी 2 एक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन होगा और वहां का अपना लोकल लॉ लाइव है, एग्जिस्टेंस में है, तो दूसरा लॉ में प्रिवेल नहीं करेगा। तो जनरल लॉ में आ जाता है आपका आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, जो ऑल ओवर इंडिया में सब जगह अप्लाई होता है। देन आता है लोकल लॉ। लोकल लॉ इज राजस्थान, तो राजस्थान के लॉ, एमपी तो एमपी के लॉ, यूपी तो यूपी के, जो उन्हीं के टेरिटोरियल के लिए बने और वहीं पर अप्लाई होंगे। देन आता है स्पेशल लॉ, लाइक वीमेन, चिल्ड्रन, SC ST, उन लोगों के लिए काम आएंगे, और वहां हर बार लिखा है ओवरराइड इफेक्ट करेगा, ओवरराइड इफेक्ट करेगा। और लास्ट इज पर्सनल लॉ, लाइक हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पारसी लॉ, यहूदी लॉ, जो उनके अपने पर्सन पे अप्लाई होते हैं। तो हमें दोनों पता होना चाहिए कि लॉ प्रोसीजर लॉ भी है, सब्सटेंटिव लॉ भी है। फिर लॉ के क्लासिफिकेशन किया 4 तरह से। जनरल लॉ आ जाता है जो ऑल ओवर इंडिया पे लागू होता है, जैसे कि एग्जांपल आता है थेफ्ट। अगर हम थेफ्ट करते हैं तो थेफ्ट चाहे हिंदू करे, चाहे मुस्लिम करे, चाहे सिख करे, चाहे ईसाई करे, चाहे कहीं का करे, चाहे राजस्थान का करे, चाहे यूपी का करे, चाहे MP का करे,
थेफ्ट के लिए तो 378 और 379 आईपीसी ही अप्लाई होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं पंचायत से रिलेटेड, तो पंचायती राज अधिनियम सबके अपने अपने बने हुए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं महिलाओं से रिलेटेड, तो पुरुषों की बात तो महिलाओं पे अप्लाई नहीं होगी, महिला की बात पुरुष पे अप्लाई नहीं होगी, बच्चों की बात अडल्ट पे अप्लाई नहीं होगी और अडल्ट की बात बच्चों पे। तो इसको बोलते हैं स्पेशल। SC/ST के लिए अलग से प्रोविजन होगा, बाकी सबके लिए अलग होगा, तो ये स्पेशल बात करता है। और देन हमने क्या, पर्सनल। अब पर्सनल लॉ आ जाता है हमारी लड़ाई को लेके। अगर मैं बात करूं लोकल और स्पेशल लॉ की, तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन कहाँ पे पढ़ी? तो इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी स्पेशल लॉ आईपीसी। कहाँ पढ़ी हमने? आईपीसी सेक्शन नंबर 41। और लोकल की हमने कहाँ पढ़ी? आईपीसी सेक्शन नंबर 42। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमने स्पेशल लॉ और लोकल लॉ की डेफिनेशन कहाँ पढ़ी। आपके सामने दो और क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन की डेफिनेशन कहाँ है और आर्टिकल की कहाँ है। तो कुछ चीजें हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जब हम एक प्रोसीजर लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने आपको थोड़ा सा बताया एक्स्ट्रा कि भाई ये चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें सीपीसी में आगे बढ़ने से पहले हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। हम पढ़ते हैं आगे। फिर से वही बात आके सीपीसी को कैट से पढ़ना है, तो हम बात करते हैं सीपीसी की 1908 एक्ट नंबर 5। सबसे पहले बात करते हैं 1908 में आया क्या, तो हमें ये पता होना चाहिए सीपीसी सबसे पहले कब आया। तो सीपीसी सबसे पहले कब आया, कैसे याद करेंगे? तो हमारे पास एक आईपीसी यहाँ पे अभी भी हमारे पास है जो बताता है आईपीसी कब का है, 1860 का। क्योंकि ऐसा तो सीपीसी फर्स्ट टाइम याद कैसे होगी, आपको सीपीसी 1908 भी याद नहीं है, तो फर्स्ट वाली याद करना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो याद करने का तरीका क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि आईपीसी देखते हैं, आईपीसी 1860 की है। और आईपीसी क्या है, हमारे एक सब्सटेंटिव लॉ है। तो आईपीसी को प्रोसीड कौन करता है, कि सब सीआरपीसी करता है कि ठीक है सब सीआरपीसी को लेके आते हैं। सब ये सीआरपीसी कब की पढ़ रहे हैं हम, तो बोलते हैं हम सीआरपीसी 1973 की पढ़ रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि आईपीसी 1860 में आया और क्या उसका प्रोसीजर 1973 में आया? 100 ईयर्स का गैप हो सकता है, 100 से अबव ईयर का नहीं। तो क्या हुआ, उसके नेक्स्ट आ गया। तो कब आ गया ये? 1861। तो हम सबको पता होना चाहिए फर्स्ट टाइम सीआरपीसी कब आया 1861 में। फिर धीरे धीरे अमेंड होता गया। जो सबसे बड़ी सीआरपीसी है वो है 1898 की, जब 500 समथिंग हमारे पास सेक्शंस हुआ करते थे। अगर आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट के प्रोसीजर से देखेंगे, हाई कोर्ट के खुद के जो रूल्स बने हुए हैं, बहुत पुराने जो केसेस चल रहे हैं, आज भी वहां पर सीआरपीसी 1898 चलती है। अब ये दोनों तो आ गई, तो फिर सीपीसी पहली बार कब आई? तो आपको पता होगा, अपने यहाँ पे 3 तरह की लड़ाई होती है, जर, जोरू, जमीन। मोस्ट ऑफ एरिया में जमीन से लेके इतने विवाद होते हैं कि मर्डर तक हो जाते हैं। तो मर्डर हो जाते तो आईपीसी लानी पड़ी उन लोगों को रोकने के लिए। तो अंडरस्टूड हुआ कि पहली बार कब आई, तो हमारे पास सीपीसी जो है पहली बार आई 1859 को। अमेंडमेंट होते गए और आज हम पढ़ रहे हैं 1908 को। जब 1908 को सीपीसी बन गई तो बहुत से प्रोविजन उसमें नहीं थे, तो उसके जो अमेंडमेंट हुए थे 3 अच्छे अमेंडमेंट है जिससे काफी चीजें चेंज हुई। कौन कौन से अमेंडमेंट थे? 1976, ये काफी बड़ा अमेंडमेंट है, इससे बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की गई थी। आप मोस्ट ऑफ जुडिशरी के पेपर देखना अदर देन राजस्थान, तो वहां पे आपको डायरेक्ट अमेंडमेंट पूछते हैं कि ये कब ऐड हुआ, ये कब ऐड हुआ। जैसे इसका सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है कि प्लांट 2 कॉपी में इंस्टीट्यूट होना चाहिए। अगर आपका प्लांट 2 कॉपी में इंस्टीट्यूट नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्शन कैसे होगा, तो उसका रिजेक्शन का दे रखा है आपके पास ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11। ठीक है, ये दे रखा आपने वहां पे। तो ये जो ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 कहता है कि अगर आपका प्लांट 2 कॉपीज में नहीं हुआ तो रिजेक्ट करेंगे। ये कब ऐड किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार आता है और ये बात ऐड की गई थी 1999 के अमेंडमेंट में की गई थी। तो इसलिए 3 अमेंडमेंट वाले इंपॉर्टेंट है, 1976, 1999 एंड 1990 और 2002। अब यहां से एक सवाल बनता है कि जूनियर लॉ ऑफिसर का एग्जाम देते हैं तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये दोनों अमेंडमेंट कब लागू हुए, अप्लाई हुए? 1 जुलाई को। कब अप्लाई हुए? 1 जुलाई 2002 को। आरजेएसपी 2015 का क्वेश्चन था आपके कि 1999 और 2002 को जो अमेंडमेंट हुए थे उस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि ये अमेंडमेंट सही नहीं है। किस केस में कहा गया था? तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है और इनको अप्लाई किया जा सकता है। आपके सामने क्वेश्चन आता है कि 1999 2002 के जो अमेंडमेंट हुए थे उसको चैलेंज किया गया था,
चैलेंज के अनुसार उनको अमेंडमेंट को खारिज किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक लीडिंग जजमेंट है जिसमें कहा गया था कि ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये कहीं किसी को डैमेज नहीं करता है। केस का नाम लिखेंगे हम लोग। हाँ, सही जवाब है आपका ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11। इसका आंसर है सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन। केस का नाम लिखेंगे आप सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और इस केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो कुछ भी अमेंडमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये किसी तरह से किसी चीज को डैमेज नहीं करता। और ये क्वेश्चन आपका आरजीएस प्री 2015 का क्वेश्चन था। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले हमें सीपीसी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या था क्या नहीं। फर्स्ट टाइम कब सीपीसी बनी आप में से कई लोगों को पता थी, बट कई लोगों को आज पता रही होगी। देन आता है आपके पास, अगली कड़ी में चलते हैं हम सीपीसी के साथ फिर से। अब सीपीसी को पढ़ने से पहले, हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। हमें कहीं जाना है तो हम उसको ढूंढेंगे कहाँ, उसका रास्ता कहाँ से ढूंढेंगे, उसी रास्ते की तरफ हम बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीपीसी। आप सब अपना इंडेक्स ओपन कर लीजिए ताकि आप अपने इंडेक्स को कोरिलेट कर पाएंगे और टाइम भी हमारा बचेगा। तो हम बात करते हैं 1908 की सीपीसी की। जो 1908 की सीपीसी है वो अपने पास क्या क्या लेके बैठी है। तो उसने कहा भाई इसने अपने पास बहुत सारा सामान है, जब भी हम घर से निकलते हैं तो बहुत सारा सामान कैरी करते हैं, तो यहाँ पे हमको सामान कैरी करके चलते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले आता है इसके पास कितने चैप्टर है। इसको चैप्टर ना बोल के यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया, पार्ट। तो बोलते इसमें कितने पार्ट है कि साहब इसमें 11 पार्ट है। ठीक है साहब, इस 11 पार्ट को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है कि साहब इसको 158 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो साहब इसके पास और क्या है कि साहब इसके पास एक स्केड्यूल है। ओके, स्केड्यूल है इसके पास। इस स्केड्यूल में इसने क्या लेके बैठा है, तो बोला साहब इस स्केड्यूल, एक स्केड्यूल है जिसके अंदर इसके पास 51 ऑर्डर है। ये ऑर्डर ही बैठे बैठे सारे हुक्म चलाते हैं कि आपको कैसे कैसे काम करना है। कि साहब ये आया कब था, तो साहब इसका कमेंसमेंट कब हुआ, तो बोला इसका कमेंसमेंट जो है साहब 1 जनवरी को हुआ। कब हुआ, 1 जन को हुआ। अब ये 1 जन क्या थी, तो बोला साहब ये 1909 की थी। क्या कहा, ये 1909 की थी। सेम वैसे जैसे सीआरपीसी कब की थी कि सब 1973 की। अप्लाई कब हुई साहब कि साहब ये 1 अप्रैल 1974 को अप्लाई हुई। नेक्स्ट ईयर वही बात आती है, अपनी रेंट कंट्रोल एक्ट देखा अपन ने, बना था 2001 में, बट अप्लाई कब हुआ था 2003 में। तो ये भी एक साल बाद आई थी। 1 जनवरी को हमारा जो कोर्स में सब्जेक्ट है उसमें एक और सब्जेक्ट है, वो भी 1 जनवरी को। क्या है हमारे पास, आईपीसी। तो हम इसके साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे आईपीसी। हमें याद होना चाहिए ना कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो साहब आईपीसी भी है। एक और सब्जेक्ट है वो भी 1 जनवरी को आया, वो भी हमारे कोर्स में है, लिमिटेशन। तो हमारे पास आता है लिमिटेशन। ये दोनों ही 1 जनवरी को आए। ईयर उनके चेंज है, एक 1 जनवरी 1862 को आया और एक 1 जनवरी 1964 को आया। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 15 सब्जेक्ट है, जिनमें से 3 है जो 1 जनवरी को आए, जिन्हें हमें याद रखना है। देन आता है हमारे पास सब इसका एक्सटेंड कहाँ है, क्योंकि हमें कहीं भी जाना है तो ये देखते हैं ना भाई ये कहाँ का अप्लाई हो सकती है। तो बोला साहब इसका एक्सटेंड कहाँ है, तो बोला इसका एक्सटेंड जो है आता है आपके पास एक्सटेंड, और इसका एक्सटेंड आता है साहब एक्सेप्ट जेएंडके होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है। बट साथ ही साथ कहते हैं कि नागालैंड और ट्राइबल्स एरिया पे अप्लाई नहीं होता है। जब बात आई नागालैंड और ट्राइबल्स एरिया की, तो फिर अप्लाई कैसे होगा साहब, तो बोला वो अप्लाई होगा वहां की स्टेट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन से अप्लाई करवा सकती है। क्यों यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम नहीं आया, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक एरिया में अप्लाई कराना है, और जब पर्टिकुलर एक एरिया में अप्लाई कराना है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो है गजट नोटिफिकेशन से अप्लाई करवा सकती है। अब आता है इसी के साथ कौन सी ट्राइबल्स एरिया है जिन पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ जाना पड़ेगा अपने पास, कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 स्केड्यूल दी गई है। जो 12 स्केड्यूल है उसके अंदर आते हैं 5th और 6th। क्या बोला मैंने, ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन। साहब आ गया कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पास कितने स्केड्यूल है साहब के साहब इसके पास हमारे पास 12 स्केड्यूल है। 12 के अंदर जो हमारे नंबर 5th और नंबर 6 है, नंबर 5th और नंबर 6 है। हम इसको पढ़ते हैं ATM 2 और इसको भी पढ़ते हैं हम ATM 2। यहां बोलता है अदर
देन ATM 2। ये बोलते हैं ई का ATM 2। ATM 2 का मीनिंग है ए मतलब आसाम, टी मतलब त्रिपुरा, मेघालय और डबल एम मतलब मिजोरम। तो हमारा डबल एम मतलब है 2 MM से स्टार्ट हुआ। तो फिफ्थ कहता है ATM 2 अदर देन ATM 2 के जितने भी ट्राइबल्स एरिया हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। और वही बात आती है इसकी 6 की कि ATM 2 के जितने भी ट्राइबल्स एरिया हैं उन सबका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। तो जब आप CPC का सेक्शन नंबर 1 देखेंगे तो सेक्शन नंबर 1 में जब ये बोलता है कि नागालैंड पे अप्लाई नहीं होता है, ये ट्राइबल्स एरिया पे अप्लाई नहीं होता है, कौन से ट्राइबल्स एरिया, तो वहां लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के दिस। तो हमें ATM 2 पता होने चाहिए। ये अदर देन की बात करता है और ये इसके सिमिलर की बात करता है। तो ये एक्सटेंड आ गया आपके पास। एक्सटेंड आने के बाद हम फिर से चलते हैं इसके पास और ये बताता है कि हमारे पास ये चीजें हैं। तो सबसे पहले आता है अपने पास जब स्टार्टिंग। अब देखिए एक और नई चीज हमने पढ़ा था, रैंक कंट्रोल एक्ट, CRPC पढ़े, वहां चैप्टर 1 आता प्रिलिमिनरी। क्या आता है चैप्टर 1? प्रिलिमिनरी। यहाँ का जो चैप्टर 1 है वो डायरेक्ट स्टार्ट होता है सूट से। तो उससे पहले हमें क्या है, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग है उसी के अंदर आपका दे रखा है प्रिलिमिनरी। तो हमने क्या किया, इसको एक नया क्लोज बना दिया और क्या इसको नाम दे दिया स्टार्टिंग, ताकि आपको ये याद रहेगा कि स्टार्टिंग में किस चीज की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में ये बात करते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे और ये कहता है स्टार्टिंग क्या है, प्रिलिमिनरी। क्या है स्टार्टिंग? प्रिलिमिनरी। हिंदी में इसको कहते हैं प्रारंभिक, जो हमने पहले भी देखा था। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रारंभिक। ये प्रारंभिक हमारा कहां से कहां तक है, तो बोलता है ये जो प्रारंभिक है हमारा वो है अपना सेक्शन नंबर 1 to 8। चलिए भाई सेक्शन 1 to 8 आ गए हमारा और ये आपको सारा इंट्रोडक्शन दे देगा आपका। आप अपना शेड्यूल देखिएगा। सेक्शन नंबर 1 to 8 हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हमें कहीं जाना है तो हमें उसका वे पता होना चाहिए और वे पता होने के लिए हमें उसके बारे में देखना होता है। तो 1 to 8 आपको इंट्रोडक्शन देगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ अप्लाई होऊंगा, मेरे पास क्या क्या डेफिनेशंस हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, लाइक डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट, प्लेंटिव, डिफेंडेंट, ये सब हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 3 आपको बताता है कि मेरे पास में कौन सबऑर्डिनेट किसका होगा। और जो सेक्शन 6 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जुरिस्डिक्शन क्या होगा। अगर क्रिमिनल मैटर में बात करते हैं तो जहां आपने थेफ्ट किया, जहां आपने ऑफेंस किया, वहीं से आपको पकड़ के उसके संबंधित जो पुलिस थाना है, पुलिस स्टेशन है, वहां ले जाते हैं। बट सिविल में तो ऐसा कुछ करते नहीं है। तो देन क्या होगा, तो वो सारा आपको बनाएगा ये। अब हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया, तो हमें क्या करना है, क्यों हमें सिविल की जरूरत पड़ी, तो हमें कोर्ट में जाना है, किस पर्पस के लिए, सिविल मैटर को लेके जाना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सूट इंस्टीट्यूट। पर सूट इंस्टीट्यूट कैसे किया जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन कौन देगा, तो उसका इंट्रोडक्शन देगा चैप्टर नंबर 1। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 कहता है सूट्स इन जनरली। तो आता है जनरली, साधारणतवाद, वादों के विषय में। सूट इन जनरली कहता है वादों के विषय में। वादों के विषय में आप कैसे क्या बताएंगे, तो ये बताता है सेक्शन नंबर 9 to 35B। चलिए भी आ गए। अब आपको बता दें जो सेक्शन में 9 to 35B है यही आपको सब कुछ बता देता है कि क्या क्या होता है। जब आप सेक्शन 9 to 35B को जब आप पढ़ेंगे तो आप इसमें कुछ चीजें नोट करेंगे। क्या चीजें नोट करेंगे, इसको इजी करने के लिए इन्होंने कुछ आपको चीजें दे रखी है। क्या चीजें दे रखी है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 से लेके 14 तक, देन हम इसको देखेंगे 15 से लेके 20 तक, देन हम इसको देखेंगे कि साहब 21 से लेके 21A तक। फिर साहब हम क्या देख रहे हैं कि 22 से लेके हम ट्रांसफर करेंगे मैटर का कि ठीक है सब वो भी कर देंगे। फिर क्या करेंगे, सूट इंस्टीट्यूट कर देंगे। फाइनली सूट इंस्टीट्यूट करोगे तो क्या भेजना पड़ेगा, तो बोला सब समन भेजने पड़ेंगे। तो ठीक है सब समन भेजेंगे, कहां से कहां तक, 27 से 31। समन डिस्कवरी सब कर दिया। तो देन क्या करेंगे कि सब फाइनली जो है समन डिस्कवरी करने के बाद हम जजमेंट सुना देंगे आपको। जजमेंट सुना दिया तो जजमेंट में क्या चाहिए कि साहब हमें इंटरेस्ट भी दिला दो। इंटरेस्ट भी दिला दिया तो देन क्या करेंगे, साहब हमें खर्चे भी दिला दो, क्योंकि बिना खर्चे तो हमारी जिंदगी चलती नहीं है। देख रहे कहानी, क्या कहानी थी, आप इंडेक्स में देखिए, वहां पे आपकी स्टार्टिंग आता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 को डिवाइड किया इन्होंने। क्या डिवाइड किया, एक कहानी की तरह याद करना है कि सबसे पहले साहब सूट के बारे में क्या है वो मुझे बताया, कौन सा सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है, रिजुडिकेटर क्या होगा और जुडिक्शन क्या होगा, सब कुछ आपको मिल गया। मिलने के बाद आप प्लेस ढूंढेंगे। क्या प्लेस ढूंढेंगे, 15 से 20, कि फाइनली यहाँ पे मैं अपना सूट
इंस्टीट्यूट कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सूट इंस्टीट्यूट होता है, एफआईआर लॉन्च होती है, अपील प्रेजेंट होती है, एप्लीकेशन फाइल होती है। कुछ वर्ड्स हम सबको एक ही बोलते हैं, हमें ये सब चीजें प्रैक्टिकल पता होना चाहिए। इंटरव्यू में कहीं बैठे हैं या बोल रहे हैं या कहीं भी खड़े होकर पढ़ा भी रहे तो अच्छा लगेगा। सूट इंस्टीट्यूट होता है, एफआईआर लॉन्च होती है, एप्लीकेशन फाइल होती है, अपील प्रेजेंट होती है। तो इन्होंने ये कहा, सूट क्या किया, देन आता है प्लेस ढूंढ लिया। प्लेस ढूंढ लिया तो देन हमने क्या किया, तो बोला कि वो प्लेस सुटेबल नहीं था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन। तो 21 से 21 ए कहता है हम ऑब्जेक्शन कर लेंगे। ऑब्जेक्शन कर लिया, फाइनली मैटर को ट्रांसफर करा लो, क्योंकि ऑब्जेक्शन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, मैटर को ट्रांसफर कराना पड़ेगा। तो कहता ठीक है 22 से 25 मैटर ट्रांसफर करा लीजिए। अब मैटर ट्रांसफर हो गया तो आइए सूट इंस्टीट्यूट कर दीजिए 26 में। जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट होता है वैसे क्या करना पड़ेगा, तो दूसरी पार्टी को समन भेजने पड़ेंगे और डिस्कवरी करनी पड़ेगी। यहाँ पे दो वर्ड बोला मैंने, समन एंड डिस्कवरी। समन पर्सन के लिए और डिस्कवरी डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगर हम जाते हैं क्रिमिनल के अंदर तो वहां बोलते हैं प्रोसेस टू कंपेल, और दूसरा था प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। क्या बोला, जब पर्सन को बुलाएंगे तो बोलेंगे प्रोसेस टू कंपेल, और जब थिंग्स को मंगाएंगे तो बोलेंगे प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम करेंगे 26 के अंदर सूट इंस्टीट्यूट किया और हमने भेजा, सम्मन भेजा, आप सब जने आ गए, सबकी कहानियां देखी क्या है क्या नहीं, और फाइनली हमने क्या दे दिया, जजमेंट। क्योंकि ये जस्ट आपको मैंने क्या किया, सब्सटेंटिव लॉ है ये आपको बताता है कि कैसे सारा काम। देखो जब आपको किसी चीज का वे बताया जाता है दैट इज अ सब्सटेंशियल, और जब उसको कहते हैं उस वे को अप्लाई करना है दैट इज अ प्रोसीजर। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वो बता रहे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और देन हमने दे दिया जजमेंट एंड डिक्री। देते ही हमें क्या चाहिए कि साहब मुझे ब्याज दिला दो, क्योंकि आपको तो पता है सीपीसी सिविल मैटर चलते हैं आपके 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल। तो आपने कहा साहब मुझे मेरा इंटरेस्ट भी दिला दो। इंटरेस्ट दिलाया तो आपने कहा सब खर्चे तो दिला दो, बिना खर्चों के कैसे सर्वाइव करूंगा, तो हमें खर्चे भी चाहिए। तो हमने ये सब दिला दिया, कहाँ पर, चैप्टर नंबर 1 में। तो हमें चैप्टर नंबर 1 ने सब कुछ बताया। फाइनली आपके हाथ में डिक्री आ गई, अब आप क्या करेंगे, तो कि साहब हम उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 एग्जीक्यूशन, खुद ही आप बोल रहे हो, मतलब हमने क्या कि कहानी से सीखा है, तो चैप्टर को रटने की जरूरत नहीं है, एक से दूसरा निकलता है, दूसरे से तीसरा निकलता है। तो नंबर 2 आपका कहता है जैसे मेरे हाथ में डिक्री ऑर्डर आ गया अब मैं कराऊंगा उसका एग्जीक्यूशन। तो आता है आपके पास चैप्टर नंबर 2 और वो कहता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन हिंदी में इसको बोलते हैं निष्पादन। सब निष्पादन करवा लिया सा, ठीक है सा। निष्पादन क्या है, कैसे कराया जाता है, तो ये कहता है सेक्शन नंबर 36 to 74। जैसे ही आपको डिक्री और ऑर्डर मिला तो उसको करने की हवा तो नहीं खाएंगे, तो हम उसको एग्जीक्यूट कराना है। इस एग्जीक्यूट को अगर हमारी लॉ की लैंग्वेज में ना कहे तो उसको कहता है एनफोर्स कराना, कि जो राइट मेरे फेवर में आ गए तो मुझे उसको एनफोर्समेंट करा दीजिए। उस एनफोर्समेंट को लॉ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन कराना। ये एग्जीक्यूशन हो गया 36 से 74 खत्म। अब आप बताओ कि अगर इस एग्जीक्यूशन को आपको नहीं अच्छा लगा तो देन आप क्या करेंगे। आपको लगा नहीं डिग्री गलत आ गई, मेरे फेवर में तो आनी नहीं चाहिए थी, ऐसे कैसे सर ने मेरे अगेंस्ट में डिग्री दे दी जैसा आपने, तो आपको भागे भागे अपील में जाना पड़ेगा। अपील का चैप्टर 7। तो फिर क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि 2 के बाद हमारे पास एक चैप्टर नंबर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। बट इन सबको छोड़े एक बार, अभी नहीं देखते इनको। तो इसके बाद हम डायरेक्ट किस में जाते हैं, अपील में। तो हमारे पास आता है यहाँ पर चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 कहता है हम जाएंगे अपील में। किस में जाएंगे, अपील में, क्योंकि मैटर पसंद नहीं आएगा तब अपील में जाएंगे। तो हम अपील में चले गए। अपील में कहां से कहां तक जाएंगे, अपील को हिंदी में भी अपील ही कहते हैं, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं है आपके। अपील में कहां तक जाएंगे, तो सब अपील में जाएंगे अब 96 से 112। अब देखो 96 से 112 को इजी है याद करना, 6 दूनी 12, तो हमेशा याद हो जाएगा आपको 6 दूनी 12, 96 से 112। अब सब जिन मैटर में अपील नहीं होती मैं क्या करूंगा, कुछ ऑप्शन तो मुझे और दो, कि कोई बात नहीं हम आपको दूसरा ऑप्शन भी देते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या देते हैं कि आपके पास 3 जने हैं। कौन है, 3 जने, रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। अब यहां हमारे लिए दिक्कत आती है, यहां पे डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन आता है आपके पास, और प्री का क्वेश्चन आता है आपके पास कि सीपीसी में इनमें से कहां पर रेफरेंस दिया गया है, कहां पर रिव्यू दिया गया है और कहां पर रिवीजन दिया गया है। तीनों आर से स्टार्ट है। हमारे कुछ लोग हैं जो ऐसे याद करते हैं आर आर आर, अब यहाँ तो तीनों आ रहे हैं, फिर याद करते हैं आर के बाद अगला सब तो आर ई, यहाँ भी वो भी है, फिर क्या करोगे। तो यहाँ एक अच्छी चीज समझने के लिए, रेफरेंस दिया हुआ है कि 113 में, रिव्यू दिया है 114 में और ये दिया है 115 में। अब एक चीज याद करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर में
रिव्यू नहीं होता है। क्या कहा मैंने? क्रिमिनल प्रोसीजर में रिव्यू नहीं होता है। तो फिर क्या हुआ? तो यहां हमारा रिव्यू रेफरेंस और रिवीजन के बीच नाक अड़ा के बैठा है। इस नाक को हमेशा याद रखना, और नाक हमेशा बीच में अड़ती है ना, याद करो कहाँ अड़ती है। तो यहाँ पे हमें नाक अड़ रही है यहाँ पे, तो हमने कैसे याद कर लिया? अब एक नाक याद रह गई तो दोनों ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे कि पहले रेफरेंस होता है, क्योंकि सीआरपीसी याद कीजिए, सीआरपीसी में पहले रेफरेंस होता है देन रिवीजन होता है। कहाँ होता है रेफरेंस और रिवीजन? और आप लोगों को याद होता है तो लिखते हैं हम यहाँ पे अप्लाई करके, हम लिखते हैं सीआरपीसी सेक्शन नंबर 395 और यहाँ पर लिखते हैं सीआरपीसी सेक्शन नंबर 397। तो देख लीजिए, तो रेफरेंस तो ऑलवेज फर्स्ट नंबर पे रहता है, तो ना को याद रखना है, फिर रिवीजन। तो इस बार आपका आरजीएस प्री में अगर क्वेश्चन आता तो गलत नहीं होगा, और आरजीएस प्री में नहीं आया तो दूसरी जुडिशरी में 100% आएगा, और वहां भी नहीं आया तो जूनियर लॉ ऑफिसर राजस्थान में तो 100 नहीं 200% आपका क्वेश्चन आएगा, और माइनस मार्किंग है, इसलिए हमें इस बार गलत नहीं करना है। आज से ये सब सही कह रहे हैं, 113, 114, 115, बट इसको याद करना भी तो जरूरी है। यस, ये एकदम सही जवाब है आपका। आज से सब 395 एंड 397। चलिए आगे बढ़ते, तो यहां तक दिक्कत है, क्लियर हो गया। अब एक बात करते हैं, मैंने आपको एकदम छलांग लगाई 1, 2 से 7 पे। अब सोचिए, अगर ये मैटर हमने लगाया सरकार के अगेंस्ट, हमने लगाया एक ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो बिस्तर से उठ नहीं सकता है, हमने लगाया एक ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो राष्ट्रपति हैं, तो क्या वो कोर्ट में आएंगे? भाई ये जो प्रोसीडिंग थी 1 और 2 की, इनको करनी थी प्रोसीडिंग। अब उस पर्सन को बुलाना है जो कोर्ट ही नहीं आ सकता, या तो वो ऐसा पर्सन है जिसको स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है, लाइक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये हो सकता है, या फिर वो पर्सन जो इतना बीमार है कि उसको उठाया नहीं जा सकता। तो फिर हमारा केस आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हमने तो देख लिया कि साहब सूट आ गए, एग्जीक्यूशन करा दिया, पर इन दोनों के पीछे बहुत लंबी कहानी है, और यहां से यहां तक पहुंचने में सिविल मैटर में 20 साल लग जाते हैं। तो 20 साल लगे तो फिर क्या? तो बोला साहब अब इनकी जरूरत पड़ेगी, इनकी सपोर्टिव के रूप में। तो सबसे पहले हम करेंगे इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। क्या कर रहे हैं हम लोग? इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। तो अगला चैप्टर कहता है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। इस इंसिडेंटल प्रोसीडिंग को हम थोड़ा सा और इजी करते हैं, इसको ब्रैकेट में कमीशन। क्या लिखेंगे हम इसको? कमीशन। क्या भेजेंगे हम यहाँ पर? कमीशन भेज देंगे। तो इस इंसिडेंटल प्रोसीडिंग को कमीशन के नाम से भी याद कर सकते हैं, जो एक सपोर्टिव के रूप में काम करती है। और कहां से कहां तक करती है? तो 74 पे छोड़ा तो आता है 75 टू 78। अगर ऐसा, ये कमीशन किसको भेजना? अभी भी मैंने आपको प्रिविलेज की बात की, और वो लोग कैसे हैं? स्पेशल लोग हैं। स्पेशल लोग हैं, तो अगला चैप्टर कहता है स्पेशल केसेस। तो आपके पास अगला चैप्टर आता है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस जो हैं, यहां पर हिंदी मीडियम वालों के लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि यहां पर एक वर्ड लिखा है विशेष, और अगला हम पढ़ेंगे विशिष्ट। यहाँ ये वर्ड है विशिष्ट, अगला पढ़ेंगे विशेष, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे लिए स्पेशल की जगह पर्टिकुलर। क्या वर्ड आ जाएगा? पर्टिकुलर। केसेस, क्योंकि वो लोग क्या हमारे पास स्पेशल है और वो पर्टिकुलर स्टेट, तो पर्टिकुलर आ गए कहां से कहां तक? तो इसको बोलेंगे विशिष्ट। क्या बोलेंगे? विशिष्ट हिंदी में। तो हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये चैप्टर विशिष्ट बताएगा, वो विशेष, तो हमें इसको किसे याद करने पड़ेंगे? इंग्लिश में। एक बताता पर्टिकुलर, क्योंकि सरकार हमारी फिक्स है, तो जो स्पेशल लोग हैं वो कैसे? पर्टिकुलर है। प्रेसिडेंट है हमारा, गवर्नर है हमारा, स्टेट गवर्नमेंट है, तो कहां से कहां तक है? तो ये बोलता है कि साहब ये 79 से हमारे पास आएंगे और 88 तक हमारे पास बैठे रहेंगे, कि स्टाफ बैठा लो, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इनके साथ बैटर कर रहे हो आप, तो क्या आपकी इतनी हिम्मत कि इनको कोर्ट पे चैलेंज करे? तो हम क्या कोशिश करते हैं कि कोर्ट के बाहर निपटारा कर दे, ताकि सारी टेंशन खत्म हो जाए, क्योंकि कोर्ट का एक बार दरवाजा खटखटा दिया तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे भी कहते हैं 3 कोर्ट से बचना चाहिए अपने को। एक कोर्ट वकील का कोर्ट, दूसरा पुलिस का, तीसरा आप समझदार है। तो इन्होंने कहा इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में तो पर्टिकुलर तो इनको बाहर निकालेंगे, तो क्या करेंगे? स्पेशल प्रोसीडिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्पेशल प्रोसीडिंग। तो इसके लिए हम स्पेशल प्रोसीडिंग करवाते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 कहता है स्पेशल प्रोसीडिंग्स। स्पेशल प्रोसीडिंग को हिंदी में लिखेंगे अपन
विशेष कार्रवाइयां, क्या लिखेंगे आप? विशेष कार्रवाइयां। आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है मेरे पास। और ये कहां से कहां तक है स्पेशल? तो बोलता है साहब ये स्पेशल जो है हमारे पास 89 से शुरू होता है और साहब ये हमारा जो है खत्म हो जाता है 93 पर। ठीक है। स्पेशल प्रोसीडिंग को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ADR, अल्टरनेटिव, ADR को अल्टरनेटिव डिस्पोजल, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ADR। यही से आपका डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन आता है। ADR कौन सा सेक्शन में दिया गया? सेक्शन 89 में। देखो कई बार ये जो इंडेक्स होती है काफी हेल्पफुल होती है, और CPC को याद करना है या किसी भी सब्जेक्ट को याद करना है तो जितने दिन आपका वो सब्जेक्ट चलता है उतने दिन हमें हमारे इंडेक्स को रोज रिवाइज करना है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अच्छा इतना चीजें आती है तो और भी चीजें आ जाएगी, इसीलिए हम लोग इसको करते हैं। और ADR का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है 89 में। आपने अगर RGS में 2000 अगर 15 का पेपर देखा होगा तो वहां लिखा था कि CPC के सेक्शन 89 को रिलेट कीजिए सेक्शन नंबर 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। तो अगर आपको 89 का नहीं पता तो क्या करेंगे, सेक्शंस नंबर हमें याद होना जरूरी है। तो सब स्पेशल प्रोसीडिंग करा दी। अब कुछ चीजें छूट गई तो बाद में ऐड करवाते हैं। एक जमाने में स्कूल में हुआ करता था कि सप्लीमेंटल कॉपी प्लीज, और हम सप्लीमेंटल हिंदी मीडियम वालों के लिए सप्लीमेंटल की मतलब है कि सब सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई तो देन क्या करेंगे अब? तो मुझे लगता है अभी से सप्लीमेंट्री आ गई है इन लोगों की। हमारा तो एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तब सप्लीमेंट्री आती है, देन पता चला सप्लीमेंट्री एडिशनल, और वो एडिशनल यहाँ पर भी आता है। हम तो कहते थे मैम एक कॉपी दे दो ताकि हम थोड़ा और उसमें लिख सके, और अभी तो सारी चीजें खत्म ही हो गई हैं, कॉपी ओपी का झंझट ही खत्म हो गया है। देन आता है हमारे पास 6, और 6 कहता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। मैं इसको नीचे ले लेती हूँ, 6 को ऊपर लिख लेती हूँ, ठीक है। और ये बताता आपके पास सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स जो छूट गई हैं उनको भी हम ऐड कर सकते हैं। कहां से कहां तक हम उनको ऐड कर सकते हैं? तो दो ही सेक्शन है हमारे पास, 94 एंड 95। तो देखा क्या हुआ कि हमने जो है यहां पर जो सूट इंस्टीट्यूट किया था उस सूट का जो एग्जीक्यूशन कराया था इन दोनों के बीच में, जो पर्सन आ नहीं पाया उसको हमने कमीशन भेज दिया। सरकार थी तो उनके लिए हमने स्पेशल बना दिए। अगर मैटर बाहर सॉल्व करना है तो बाहर कर दीजिए, कुछ चीजें छोड़ के तो लिया है। वो सब आने के बाद हमारा एग्जीक्यूशन होता है। तो याद रखना ये जो चारों चीजें हमने पढ़ी हैं अभी ये चारों चीजें किसके सपोर्टिव के रूप में काम करती है? तो बोला साहब ये जो चारों चीजें हैं ये सपोर्टिव के काम आती है हमारे इन दोनों के, इसके भी काम आती है, इन दोनों के बीच की बात है। तो यहाँ पे डालनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर इन दोनों को कंप्लीट करना है तो इसके जो बीच का स्पेस है वो चारों आते हैं। सब कुछ आ गया। देन हम चले गए अपील में चले गए, देन रिवीजन और रिव्यू में। ये अपील, रिवीजन, रिव्यू ये सब होता कहाँ है, करते कहाँ है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कैसा हाई कोर्ट? जो कौन सा काम करते हैं? हमारा हाई कोर्ट दो तरह से काम करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, एक प्रोसीडिंग का काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क लाइक आरजेस की पोस्टें निकालता है, एडीजी की पोस्टें निकालता है, मैनेजमेंट करता है, कितनी पेंडेंसी चल रही है उनको कैसे ठीक किया जाए, कैसे जस्टिस दिया जाए, ये सब बैकग्राउंड में काम होता है, पीछे बैठ के काम करते हैं। और एक हाई कोर्ट होता है जो हमारे सामने बैठ के डायरेक्ट उनकी डीलिंग पब्लिक से होती है। तो चैप्टर नंबर 9 कहता है ऐसे हाई कोर्ट जो कमिश्नर के हाई कोर्ट नहीं है। तो हम लिखते हैं चैप्टर नंबर 9 को नीचे लिख लेती हूँ ताकि आपको एक साथ हो जाएगा वो। तो कहते हैं हमारा 9, और 9 कहता है हाई कोर्ट। विच हाई कोर्ट? जो कमिश्नर की कोर्ट नहीं है। कहां से कहां तक आ जाएंगे हमारे पास ये? तो सभी आ जाएगा हमारे पास। हमने वहां पे ड्रॉप किया 115 पे, तो 116 से 120 तक। चलो भाई हाई कोर्ट आ गए। जब हाई कोर्ट आ गया तो ये हाई कोर्ट क्या करेगा? ये हाई कोर्ट अपना खुद का रूल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट को किसी और के रूल अच्छे नहीं लगते हैं। तो हाई कोर्ट खुद के रूल्स बनाता है और वो रूल्स फॉलो करेंगे खुद। कौन? हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के साथ उसके काम करने वाला अदर कोर्ट। तो फिर मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट का रूल बनाता है, क्योंकि हाई कोर्ट अपना रूल बनाएगा, ये बात सीआरपीसी भी कहती है। हाई कोर्ट अपना रूल बनाएगा, ये बात सीपीसी भी कहती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहता है? ऐसा कौन सा एक्ट है जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है? सुप्रीम कोर्ट अपने रूल बनाने की बात कहां पर कहता है? तो सुप्रीम कोर्ट अपना रूल कहां बनाता है? तो सुप्रीम कोर्ट अपना रूल बनाता है 140T और 2। पूजा जी आपका आंसर गलत है, 142 नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपना रूल बनाता है, यस आसिरी साहब का आंसर सही है, 145 कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके साथ हम ऑब्लिक करके लिखेंगे चैप्टर नंबर 10 रूल्स।
कहां से कहां तक लिखेंगे रूल हम? तो आता है आपके पास रूल हमारे 121 से 131। याद करना भी आसान, 121 से स्टार्ट होता है, 131 पे खत्म होता है, और इसके साथ हम ऑब्लिक करके लिखेंगे, और वो ऑब्लिक है हमारा 141 5 आर्टिकल। अब जब मैंने वर्ड आर्टिकल लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हूँ, ठीक है। और द एंड ऑफ आता है हमारा, कल ही बताया था मैंने कि जो सबसे लास्ट होता है वो सबसे फेवरेट होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, और यहाँ पर भी आपका लास्ट होता है मिसलेनियस। तो कहां से कहां तक आता है आपका मिसलेनियस? 11 कहता है मिसलेनियस, और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकरण। कहां से कहां तक आता है ये? तो ये आता है आपके पास 132 से 158, ठीक है। अब देखो, इसको याद करना दिस इज नॉट मस्ट, बट अगर आप इसको समझ जाते हो तो एक के बाद एक खुद ही निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? क्योंकि कई बार लगता है कि रटा हुआ है, रटने से आ जाता है। देखो, रटोगे कब? जब आप उसको समझोगे, और जब समझोगे और समझ बनेगी तो खुद ही याद हो जाएगा। तो हमने क्या समझ बनाई आज कि मुझे कोर्ट जाना है तो कैसे जाना है, मुझे क्या पता सिविल कोड क्या है। हम में से कहीं ऐसे लोग हैं जिनको आज भी नहीं पता कि GM1 कौन सा है, GM2 कौन सा है। हम में से कई लोगों को यही नहीं पता है कि जो आप आरजेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ही का नाम होता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सिविल जज। वैसे हम मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन घर में हमें क्या कहते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी जज साहब की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें लगा जज साहब कैसे कहेंगे, जज साहब तो जो जस्टिस होता है। तो हमें यही नहीं पता कि जस्टिस और जज में क्या अंतर है। जब आप सिविल मैटर हल करते हो तो वैसे आप जज साहब हैं, क्योंकि आप सिविल जज कहते हैं। तो उन सब के लिए हमें इन सब चीजों का होना जरूरी है। तो ये चैप्टराइजेशन जस्ट एक कॉमन सेंस है कि जब हमें सेक्शंस याद करें तो कैसे करें। आपको अगर मैं पूछूं कि सेक्शन 75 क्या है, आप डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर आपको चैप्टर्स याद हैं तो आप इजी वे में सीधा क्लिक करेंगे, अब 75 आपका डायरेक्ट आ जाएगा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, 4 सेक्शन आपके सामने हैं, अब चारों पढ़े हुए हैं तभी तो कंफ्यूजन है। क्योंकि हम लोग एक वर्ड बोलते हैं अक्सर कि हमारे पास कोई स्टूडेंट आते हैं, वो स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हमने आरजेएस का एग्जाम दिया, हम रह गए थे 2 नंबर से। तो मेरा भी उत्सुकता होती है, अच्छा आरजेएस मेन में रह गए क्या? बोला नहीं प्री में रह गए था 2 नंबर से। मैं ओके, प्री में रह गए थे क्या? तो बोला हाँ मैम बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, तब भी देखो मैं 2 नंबर से रह गया, मैं पढ़ लूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं उसको वापस बताती हूँ, देख बेटा पढ़ लिया तो सिलेक्शन होना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। और हम मोर स्टडी कर तो लेते हैं, हम इतना फैला देते रायता कि हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। और विदाउट रिविजन आरजेएस या कोई भी कॉम्पिटिशन निकालना मुश्किल होता है। तो अभी हमारा जो एक ही फोकस है, रिविजन रिविजन एंड रिविजन। अगर हमने 4 डेज रैंक कंट्रोल एक्ट पढ़ा, जैसा और ड्यूटी कि हमें 4 डेज पूरा कंप्लीट रोज पढ़ना है, तो 5th डेज तो आप खुद अपने आईने के सामने फटाफट बोल सकते हैं। तो वैसे हमारा ये रहता है कि जितने दिन CPC चलेगा उतने दिन आपका ड्यूटी है कि आप रोज उठिए और फटाफट उसको रिवाइज कीजिए, जहां से स्टार्ट किया और जहां लास्ट क्लास में छोड़ा वो आपको रटा हुआ। जिस दिन आपने ये कर लिया, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए टफ नहीं होगा। अक्सर लोग तो CPC बहुत डर लगता है, मैं ये नहीं पढ़ूंगी, बहुत टफ है। तो वहां पर ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो क्या कहता है आपको कि CPC टफ नहीं, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है अगर हम बार बार रिवाइज करते रहते हैं। तो ये जस्ट एक रिवीजन बेस पे था। अब यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, एक ऑर्डर्स भी आते हैं। ऑर्डर्स को कैसे याद किया जाए, सो मेनी रूल्स, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो ऑर्डर्स को याद करने का एक तरीका सिखाते हैं। आपको याद करने का नहीं, ऑर्डर को समझने का तरीका सिखाते हैं, क्योंकि याद करना तो फिर वही रट्टाफिकेशन हो जाएगा। भैया एग्जाम निकालना है तो हमें कंसेप्ट भी चाहिए और रट्टाफिकेशन भी चाहिए, क्योंकि एट द टाइम हमें ज्ञाता नहीं बनना है, हमें तो सिर्फ आरजेएस बनना है। और जब हम आरजेएस बन जाएंगे और हम कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो हमें बड़ी ज्ञाता ही बनना है भाई, जिंदगी में से ले लेते रहेंगे, ज्ञाता बनते जाएंगे। तो बढ़ते हम अपने अगली कड़ी की तरफ, और अगला कहता है ऑर्डर्स। तो चैप्टर से क्लियर, कैसे हम गए थे, कहां से हमने स्टार्ट किया, कहां तक पहुंचे। ये जस्ट एक स्ट्रक्चर था आपको कोर्ट में प्रोसीडिंग करने का। प्रोसीजर करेगा कौन, लाएगा कौन। तो बात है सबसे पहले हमें कोर्ट जाना है। वकील साहब कोर्ट में तो आ गए, वकालत कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उनको क्या चाहिए। अरे अभी जो पढ़ रहे हैं हिमांशु जी वो तो पढ़ लीजिए, बाकी तो सारा कोर्स हम कवर करेंगे, अब चिंता ना करें। अभी जो है उनको फोकस कीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे कई लोग कहते हैं आप कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कराएंगे, हम बता दें। जहां हम खड़े हैं, जिस इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़े हैं, वो आपको सारी कोर्स कंप्लीट करेगा, पूरा आरजेएस का कोर्स कंप्लीट करेगा। इसलिए आप चिंता ना करें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से याद कीजिए,
ताकि आपका जो इस ऑब्जेक्ट जो था इस इंस्टीट्यूट का वो फुलफिल हो जाए और आपको घर बैठे वो सुविधाएं मिल जाए। तो अभी आपका फोकस होना चाहिए आपका सब्जेक्ट, और वो भी सीपीसी। स्टार्ट करते हैं कोर्ट में जाने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो हमारे पास आता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स कितने हमारे पास 51। कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जुडिशरी के, और राजस्थान जुडिशरी अदर देन जुडिशरी में, जो आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ऑर्डर नंबर 21 में कितने रूल है। और ऑर्डर नंबर 21 सबको पता है, क्योंकि जूनियर लॉ ऑफिसर का भी क्वेश्चन आता है और सबको पता है सब 106 रूल होते हैं। लेकिन बाकी वाले रूल कभी याद होते कभी नहीं। हमें क्या करना है, जब भी हमें ऑर्डर रूल पढ़ना है तो साथ साथ उनको याद करना होता है, क्योंकि अगर अलग से क्या आपने सोचा मैं आज ऑर्डर याद कर लूं और कल मैं रूल कर लूंगी, पॉसिबल नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे हमें करना है। तो हमें जाना है कोर्ट। अपना इंडेक्स निकाल लीजिए, क्योंकि मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि इतना स्पेस नहीं होगा। हमें 51 को एक साथ करना है, क्योंकि कुछ चीजें को कोरिलेट भी करनी पड़ेगी। तो अपना इंडेक्स ओपन कीजिए। सबसे पहले आता है ऑर्डर नंबर 1। कोर्ट में जाने के लिए आपको क्या चाहिए, पार्टीज। बिना पार्टीज के कुछ नहीं करोगे। तो फर्स्ट आता है आपके पास पार्टीज। ये जो पार्टीज है कितनी है हमारे पास, के साथ 13 है। क्यों मैंने ऐसे बोला, पार्टीज कितनी है हमारे पास 13 है, ये इसके रूल्स हैं। तो रूल्स को भी इसके साथ क्या करना है, तो आप आराम से बता सकते हो। पार्टी से 13 है। पार्टीज क्या करती हैं, फ्रेम देती है इश्यू पे। तो आता है नंबर 2 फ्रेम ऑफ सूट। वो फ्रेम बताएगी ना क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फ्रेम ऑफ सूट कितनी बार बताएगी, सब 7 बार बताएगी। तो उसने 7 फ्रेम बताए, ऐसे से हमारे घर में दिक्कत हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो वो 7 मुद्दे लेके घूमेगी, क्योंकि पार्टी तो बड़ी खतरनाक होती है। वो जाती है घूमने के लिए, वकीलों से मिलने के लिए। और हमारे आजकल तो वकील साहब का भी क्या कहें। एक वकील साहब ने बताया 51,000 रुपीज फीस, दूसरे ने बताया 21,000 रुपीज फीस, तीसरे ने बताया 31 एक के हिसाब से चलता है अपना 31,000 रुपीज, एक ने बताया 21,000 और एक ने बताया 11,000 और लास्ट वन ने बताया 5100 रुपए। अब आज का क्लाइंट बड़ा होशियार होता है, वो सबसे पहले जाता है 5100 वाले के पास। और 5100 वाला नया है, पूरी एनर्जी लगाता है अपनी, सारी चीजें बताता है। आपके केस में ये हो सकता है, एक एक किताब खोल खोल के बताता है। वो हमारा वकील साहब भूल जाते हैं कि ये आदमी आपके लिए केस देने नहीं आया, ये आपसे नॉलेज लेने आया। क्योंकि जाया गया तो 51,000 वाले के पास, बट उससे पहले खुद की प्रिपरेशन कर रहा है और हमें 1 रुपया भी नहीं देता है। तो मेरे प्यारे वकीलों, आज से एक चीज डिसाइड कर लेना, फ्री में सेवाएं नहीं देनी हमें, हमारा फीस लेके दो। डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे 10 डॉक्टर के पास जाओ, हर डॉक्टर अपना फीस लेता है। अपना वैल्यू हमें खुद बनाना है, ठीक है। अब वो क्या घूमा, तो कितने वकीलों के पास घूमा, 6 जनों के। तो आए 6 रूल। तो आता है रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स। कितने, 6। तो 6 वकीलों के पास गया। फाइनली उनको एक वकील साहब पसंद आ गए और वकील साहब ने कहा वकील साहब मेरा सूट इंस्टीट्यूट कर दीजिए अब। तो क्या हुआ, पहले पार्टीज आई, उन्होंने अपने इश्यू फ्रेम किए, 6 वकीलों से मिले, एक वकील साहब फाइनल हुए और फाइनल होते क्या कर दिया, रूल को सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया। तो आता है इंस्टीट्यूट ऑफ सूट। कितनी कॉपी में किया, तो यही आपका प्री का सवाल आता है 2 कॉपी में। तो देखिए यहीं से आपका प्री का एक क्वेश्चन क्लियर। सूट हमेशा 2 कॉपी में होता है, आरजेएस का भी सवाल है और जीएलओ का भी सवाल है। तो आपके इंडेक्स ने आपको क्या हेल्प किया, एक आपका प्री का सवाल क्लियर कर दिया। क्योंकि कई बार ऐसा बोरियत लगता है लोगों को, ये क्या इंडेक्स पढ़ा रही है मैडम, क्या हो जाएगा इससे। इस इंडेक्स में आपको प्री के काफी सवाल क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ मेन में एक सवाल आ जाता है आपका, व्हाट डू यू मीन एडमिशन। एडमिशन क्या, हमें सबको पता है एडमिशन, मैं एडमिट करता हूँ, ये एडमिट करता हूँ, वो एडमिट करता हूँ, कुछ तो कहानी लिख के आओगे। बट अगर आपको ऑर्डर पता तो लिखोगे ऑर्डर नंबर 12, रूल नंबर 9। टोटल इसमें 9 रूल है, 1 से 9 तक, ये मैं लिख के आया हूँ। कहीं नहीं तो 5 में से 2 नंबर तो मिल रहे हैं, तो ले लो ना 2 नंबर, नहीं तो क्या मिलता, 0। अभी देखा 0। एक आया था कल ही, आप लोगों ने देखा होगा, एक बंदा पेट्रोल पंप पे गया था अपने पेट्रोल भरवाने के लिए, साथ में उसकी वाइफ भी थी। तो पेट्रोल पंप में वो गया और वापस वहां से निकला और पास में एक मूवी एक थिएटर था, वो मूवी देखा है 0 की। 0 पूरा मूवी देख के 3 घंटे बाद फिर से आया और फिर पेट्रोल भरवाया। तो उसकी वाइफ ने बोला कि आप तो आए थे पेट्रोल भरवाने, तो ये हम लोगों ने मूवी क्यों देख ली 0। तो बोला यहाँ लिखा था कि पेट्रोल भरवाने से पहले 0 देखे, तो वो 0 देख के आ गया। तो हमें वो 0 लाने से बेटर है हम 1 लाए, 2 लाए, 3 लाए, 4 लाए, 5 लाए, हमें तो एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहीं पे मैं आपको फिर से बैक ले जाती हूँ और ये बैक कहता है आपका, इससे पहले थोड़ी देर पहले अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप देखिए, इससे पहले हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहाँ पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 26। हो गया क्लियर। अब ये भी दिखाया था मैंने। अब एग्जाम में सवाल आता है आपके पास 200 मार्क्स का, आपको लिखना है, मतलब 200 वर्ड्स का मीनिंग ऑफ
3 मार्क्स 4 मार्क्स जो भी आता है, तो आपको वहां पर सेक्शन 26 भी लिखना है और ऑर्डर 4 भी लिखना है। पर कैसे याद करोगे? तो पहले सेक्शन याद हो गए, हाथ हाथ को रिलेट कर दिया, तो एग्जाम में दोनों लिख के आ गए, अच्छे से मार्क्स भी आ गए। तो यहाँ पे हाँ सही बताया है आपने पूजा जी, 26 आप भी सही बता रहे हैं हिमांशु जी। तो यहाँ तक आपका क्लियर। तो सबसे पहले पार्टीज मिली 13, देन इश्यू फ्रेम के 7 बार, और देन आता है आपके रिकॉग्नाइज एजेंट लाइन 6, और 6 ने आपका सूट इंस्टीट्यूट हो दिया। जैसे ही आपका सूट इंस्टीट्यूट होता है तो फिर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो ऑर्डर नंबर 5 के कोर्ट में जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट होता है, कोर्ट का अगला काम क्या होता है? समन जारी करना। तो आती है समन टू पार्टीज। कितने पार्टीज को समन देंगे? कि साहब हम 30 जनों को समन देंगे। कितने जनों को देंगे? 30 जनों को। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने चैप्टर्स किए, वहां पर भी ये था समन टू। जैसे ही हमने सूट इंस्टीट्यूट किया सेक्शन नंबर 26 में, उसके बैक टू बैक क्या भेज दिया हमने? समन। कहां से कहां तक भेज दिया था? सेक्शन नंबर 27 से 31 में। तो देखिए फिर से हमारे पास हो गया। अगर आपको चैप्टराइजेशन रटा हुआ होता तो यहाँ आपको बताने में भी आसानी होती, और यहाँ हम ऑब्जर्व करके लिखेंगे सेक्शन नंबर 27 टू सेक्शन नंबर 32, समझ भेजेंगे पार्टीज को। तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो गया? तो सबसे पहले हमारे पास आ गए पार्टीज जो 13 थी, देन फ्रेम किए 7 बार, देन एजेंट को ढूंढे हमने 6 जनों को, सूट हमने इंस्टीट्यूट किया, और हमने पार्टीज को नोटिस किया। अब क्या होता है, जब आप ऑर्डर 4 पढ़ेंगे, आप में से कई लोगों को पढ़ता है कि जब भी आप ऑर्डर 4 पढ़ते हैं तो ऑर्डर 4 के अंदर एक बात लिखी है कि आपका जो सूट इंस्टीट्यूट करने जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नंबर 6 ऑर्डर नंबर 7 के होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। हाँ सही आंसर है आपका, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो बोला इनके अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से अगर याद करना है तो 4 के बाद आ जाना चाहिए था, पहले 6 7 फिर 5 आना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब तो चलेगा नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं प्लीडिंग जनरली। तो यहाँ पे हमने प्लीडिंग जनरली की कितनी बार? 18 बार। अगर आपकी प्लीडिंग भी 18 बार है तो आपका सूट भी कितनी बार इंस्टीट्यूट हो जाएगा? 18 टाइम। प्लेंट, तो आपका प्लेंट भी कितनी बार हो जाएगा? 18 टाइम। तो ये प्लीडिंग करते आपका प्लेंट हो गया तैयार, और ये भी हो गया आपके 18 कॉपी में। चलिए यहाँ तक की कहानी खत्म होती है। जैसे ही प्लेंट इंस्टीट्यूट हो गया तो सामने वाले को अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जिनको ऑर्डर नंबर 5 में हमने समन भेजा, उनको समन मिलते ही उनके पास 3 ऑप्शन है। अगर प्लेंटिफ ने प्लेंट इंस्टीट्यूट किया, सूट इंस्टीट्यूट किया, तो कोर्ट ने समन जारी की किसको? सब डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट के को क्या करना पड़ेगा? सब डिफेंडेंट को भी अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वो प्रिपरेशन कैसे कर सकता है? सब 3 चीजों से। पहला, रिटन स्टेटमेंट दे दे, कहते भाई ये था ये नहीं, मैं एडमिट करता हूं, मैं डिनाई करता हूं, मैं एडमिट करता हूं, मैं डिनाई। और आपने देखा होगा कि पैरा नंबर 1 से लेकर के 6 तक मैं डिनाई करता हूं, 7 से लेकर 9 तक लॉ से रिलेटेड होने के कारण मैं इसका आंसर देना जरूरी नहीं समझता हूं। तो वो कहता है रिटन स्टेटमेंट। वो कहता नहीं साहब, अगर ए नामक व्यक्ति मुझसे 10 लाख मांगता है तो साहब मैं भी इससे 6 लाख मांगता हूं, मेरे पास भी 6 लाख का हिस्सा पड़ा है। तो कोर्ट कहता है काम कीजिए, दोनों को मिला के क्या कर लेते हैं? सेट ऑफ कर देते हैं। और वो कहता है साहब झूठा केस है, ये क्या केस ठोकेगा? केस तो मैं लगाऊंगा इसके ऊपर, मेरे पास राइट जो है, मेरे डैमेज हो रहे मेरे राइट्स को, तो मैं इसके ऊपर क्या करूंगा? काउंटर क्लेम करूंगा। तो आपको 3 तरह की तैयारी करनी है। कौन कौन सी तैयारी करनी है? तो पहला आता है रिटन स्टेटमेंट, दूसरा आता है आपके पास सेट ऑफ, और तीसरा आता है आपके पास काउंटर क्लेम। ये 3 चीजें कितनी बार कर सकते हो तैयारी? तो बोला 10 बार कर सकते हो। तो हम 10 टाइम करेंगे। तो 10 रूल याद हो गए। फाइनली आपने अपनी तैयारी कर ली। तैयारी करके भागी भागी कहाँ जाना है? कोर्ट में। तो ऑर्डर नंबर 9 कहता है अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। कोर्ट में अपीयर हो जाइए। वही तैयारी कर ली, बैठ के घर पे क्या करोगे? तो आज हम तैयार होकर कोर्ट जाते हैं। तो आता अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, क्योंकि पार्टी की तो बात कर रहे हैं। हमने कितनी पार्टी को भेजा था यहाँ पर? 30 को। और कितनी पार्टी आई हमारे पास? 14। फाइनली पार्टी तैयार होकर कोर्ट के सामने प्रेजेंट। कोर्ट क्या करेगी? आरती उतारेगी उनकी? नहीं, क्या करेगी? एग्जामिनेशन। तो ऑर्डर नंबर 10 कहता है एग्जामिनेशन। तो कोर्ट ने अब इनकी एग्जामिनेशन करनी स्टार्ट कर दी। तो ऑर्डर नंबर 10 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज कितनी बार करेगा? 4 टाइम। ऑर्डर नंबर 10 एग्जामिनेशन पार्टीज आरजेस मेन 2015 का क्वेश्चन था। इसके साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे ऑर्डर नंबर 10 आरजेस मेन 2015 का क्वेश्चन था। देन आता है ऑर्डर नंबर 11। पार्टीज आ गई, आरजे तो उतारेंगे नहीं, तो क्या स्टार्ट करेंगे उससे? तो उनसे हम कहेंगे भैया जो भी डॉक्यूमेंट है कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए। क्या कीजिए? डिस्कवर कीजिए। तो बोलता है कोर्ट पे डिस्कवरी, एंड उसका कोर्ट क्या करेगी? इंस्पेक्शन करेगी।
तो 2 वर्ड आते हैं हमारे पास, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। कितनी बार करेगी 11 में? 23 बार। कितनी बार करेगी? 23। अभी कंफ्यूजन बता दियो, 2016 के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए थे सीपीसी के अंदर। वो जो अमेंडमेंट हुए थे वो कमर्शियल कोर्ट के पर्पस के लिए हुए। हाँ, कुछ सेक्शन या कुछ ऑर्डर में थोड़ा सा हमारे भी इफेक्ट पड़ा है, बट बाकी पूरा इसमें नहीं आता है। तो यहाँ ऑर्डर नंबर 11 में भी एक नया वर्ड जोड़ दिया गया था, वो इस पर्पस के लिए नहीं था। तो ये आप याद रखिएगा, कमर्शियल कोर्ट के लिए बना हुआ था। तो देन आता है तो डिस्कवरी, और ये यस एकदम से मतलब डिस्कवरी में पूछने वाली थी, उससे पहले हमारे रूपल जी ने कह दिया कि डिस्कवरी, और हम कहाँ पढ़ते हैं? 27 से 32 में। एकदम सही पकड़े हैं आपने, 27। और देखो 2 चीजें हो गई, यहाँ पर भी आ गए क्योंकि संबंध भी था, और वहां पर भी आ गए क्योंकि डिस्कवरी भी था। तो रूपल जी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखते हैं। इससे पहले हमने डिस्कवरी कहाँ पढ़ा था? तो हमने डिस्कवरी पढ़ा था सेक्शन नंबर 27 से 32 में। चलिए, डिस्कवरी हो गई। आप कोर्ट में आप जो भी चीजें डिस्कवर करेंगे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई आपको खुद को लेनी पड़ेगी। तो आपको कोर्ट में क्या करना पड़ेगा? एडमिशन। तो आप कहते हो साहब मैं एडमिशन करता हूं करता हूं करता हूं। कितनी बार करता हूं? तो साहब मैं 9 बार करता हूं। आप भी क्या याद रखोगे कि साहब ठीक है साहब मैं एडमिशन कर लेते हैं। कितनी बार कर लिया हमने? 9 टाइम। जैसे ही आपने कोर्ट में एडमिशन किया अपने डॉक्यूमेंट के साथ, तो कोर्ट आपके एडमिशन को क्या कहेंगे? उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर लीजिए। जो काम के होंगे वो कोर्ट उसको इंपाउंड कर लेगी, और जो काम के नहीं उसको रिटर्न कर देगी। तो यहाँ पर 3 चीजें आती हैं, प्रोड्यूस करना, इंपाउंड करना और रिटर्न करना। तो क्या कहता है? प्रोड्यूस करना, इंपाउंड करना और रिटर्न करना। ये सब आपके इंडेक्स में लिखा हुआ है। कितनी बार करेगी? 13 में 11 बार। ठीक है, फाइनली कोर्ट के पास सब मिल गया। आप भी आ गए, डॉक्यूमेंट भी आ गए, चीजें भी आ गई। फाइनली कोर्ट अब दोनों बातों को सुन के क्या करेगी? तो कोर्ट इशू सेटलमेंट करेगी। तो आता है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। तो कोर्ट ने लो भाई सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कर दिया। इश्यूज कितनी बार? याद बहुत करना आसान है। ऑर्डर नंबर 14 में 7 रूल है, तो गया 14 में 7 बार करेगी। सब कुछ देखने के बाद फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट का ड्यूटी होता कि डिस्पोजल कर दिया जाए, क्योंकि जब कोई मुद्दा ही नहीं बना, ए ने कहा मैं मांगता हूँ, बी ने कहा हाँ मांगते हो ले लीजिए, बट मैं ब्याज नहीं दूंगा। कोर्ट ने कहा बोल भाई क्या करना, ब्याज नहीं दे रहा है। दोनों में लड़ाई हुई, कोर्ट साइलेंट और डिक्री दे दी। जब कभी भी कोर्ट अपनी डिक्री में इंटरेस्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं करता है, इसका मतलब क्या होगा? जब कभी भी कोर्ट अपनी डिक्री में इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं करता है, तो उसका मतलब क्या होगा? तो बोला उसका मतलब होगा कि कोर्ट ने इंटरेस्ट दिलाने से मना कर दिया है। ये आपका आरजेएसपी का क्वेश्चन है, जो आया है सेक्शन नंबर 34 के सब सेक्शन नंबर 2 से। तो आता है फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट ने सुनवाई कर दी। कितनी बार कर दी? 4 बार। क्यों क्या 4? देखो मैंने एग्जामिनेशन भी 4 बार करूंगी, तो हियरिंग भी मैं 4 बार करूंगी। हो गई हियरिंग कंप्लीट। आपने कहा सॉरी मैं आपके डिसीजन को नहीं मानता, हुआ ही नहीं, आपने सुना ही नहीं मेरे को। तो कोर्ट ने कहा बोल भाई क्या करना है आगे? तो बोला सुना अभी तो आपने पार्टी को सुना है, मैं कुछ विटनेसेस को भी पेश करना चाहता हूँ। तो आता है उनके पास कि क्या करना पड़ेगा? तो कोर्ट कहता है ठीक है भाई रुक, इतना चिल्ला मत, हम तेरे विटनेसेस को बुला लेते हैं। तो ऑर्डर नंबर 16 कहता है समन टू विटनेसेस। क्या कहता है? समन टू विटनेसेस। कितनी बार? 16 में 22 बार। कितनी बार? 16 में 22 बार। अब देखिए यहां समन किसको भेजा? विटनेसेस को। तो भाई पार्टीज को समन कहां भेजा? याद कीजिए, अभी थोड़ी देर भेजा अपन ने, कहां भेजा था? ऑर्डर नंबर 5 में। तो याद आ गया, हमने यहाँ पे 2 तरह की समन प्रोसीडिंग कर रहे हैं। एक हमने पार्टी को समन भेजा ऑर्डर नंबर 5 में, और एक हम विटनेसेस को समन भेज रहे हैं ऑर्डर नंबर 22 में। देन आता है हमारे पास ऑर्डर नंबर 16A। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ए ने बी की 10 बीघा जमीन को पोजीशन ले लिया, इलीगली पोजीशन। ए ने बी के 10 बीघे जमीन का इलीगल पोजीशन ले लिया। उस पोजीशन के बारे में सी को सब कुछ पता था कि एक ही जमीन है, बट सी एट द टाइम जेल में है क्योंकि उसके ऊपर मर्डर का केस चल रहा है। बट एट द टाइम सी जेल में है क्योंकि सी के ऊपर मर्डर का केस चल रहा है। तो क्या यहां ए कोर्ट से निवेदन करके सी को जेल से एज ए विटनेस बुला सकता है या नहीं? कि क्या यहां ए सी को जो जेल में है कोर्ट से विटनेस कर रिक्वेस्ट करके एज ए विटनेस बुला सकता है या नहीं? अर्थात क्या एक प्रिजनर
क्या एक कैदी विटनेस हो सकता है या नहीं? तो मैंने कहा एक कैदी भी विटनेस हो सकता है। तो 16A कहता है जो जेल में बैठे हैं उनको भी समन भेजो एज ए विटनेस के लिए। तो आता है डिटेन्ड इन जेल। कितने लोग बैठे हैं वहां पर? 7 लोग। कितने लोग बैठे हैं वहां पर? 7 लोग। अब उनको आने में टाइम तो लगेगा। भाई आपने कोर्ट से निवेदन तो कर दिया विटनेसेस को बुलाओ, पर विटनेसेस को आने में टाइम लगेगा, तो आपको कोर्ट से क्या लेना पड़ेगा? एडजर्नमेंट। तो 17 कहता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट कितनी बार दे सकता है कोर्ट आपको? 3 बार। रूल भी कितने हैं यहाँ पर? 3। तो यहाँ पे फिर से आपका प्री का क्वेश्चन आता है कि एडजर्नमेंट भी 3 बार होता है, रूल भी 3 है, और ये आपका फिर से एक जेलों का सवाल तैयार हो गया कि एडजर्नमेंट कितनी बार दिया जा सकता है? कि सब एडजर्नमेंट 3 बार, और रूल भी कितने? सब 3। तो 2 क्वेश्चन क्लियर। पहला क्वेश्चन क्या था? सूट इंस्टीट्यूट कितनी कॉपी होगा? 2 कॉपीज में। एडजर्नमेंट कितनी बार दे सकते हैं? 3 बार। तो आपके 2 प्री के क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आता है एडजर्नमेंट दे दिया। एडजर्नमेंट देने के बाद फाइनली आपको तो कोर्ट आना ही पड़ेगा, और कोर्ट में जाके जज साहब से मिलना ही पड़ेगा, है ना? आप तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो फाइनली आप कोर्ट में आ गए, आपके विटनेसेस आए। विटनेसेस कोर्ट में आए तो कोर्ट फिर से उनकी आरती नहीं उतारेगी, एग्जामिनेशन करेगी। तो आएगा विटनेसेस का अपेयर होना और कोर्ट के द्वारा उनकी हियरिंग करना। तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा एग्जामिनेशन और हियरिंग। कितनी बार करेगी? 18 में 19 बार। कैसे याद करोगे? 18 में 19 बार। अब दूसरी बात, इससे पहले भी हमने एग्जामिनेशन की, कहां पर की? थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। इससे पहले भी हमने एक एग्जामिनेशन की, वो एग्जामिनेशन थी पार्टीज की, और अब थी विटनेसेस की। कहां पे की? तो इसके साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे ऑर्डर नंबर 10 में। तो याद आ गया, वहां पे एग्जामिनेशन, यहाँ पर भी। जैसे एग्जामिनेशन की तो आपको पता होगा सिविल में एग्जामिनेशन कैसे की जाती है। तो बोला सिविल मैटर में एग्जामिनेशन कैसे होती है? सब कुछ एफिडेविट पर। आपको पता होगा सिविल में सारा काम एफिडेविट पे होता है, जबकि क्रिमिनल में एफिडेविट पे काम नहीं होता है, वहां पर ऑथ में होता है। तो आपके पास 2 वर्ड आए, लिखिए ऑथ एंड एफिडेविट। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज है, एक है शपथ, एक है शपथ पत्र। दोनों में क्या अंतर है? जो शपथ है वो हमेशा ऑरली होती है, और जो शपथ पत्र है वो रिटर्न में होता है। ऑथ ऑरलिटी, मैं राम नाम की कसम खाता हूं, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। और शपथ पत्र हम लिखते साथ, पैरा नंबर 1 से लेकर के 6 तक मेरे पर्सनल नॉलेज की वजह से, मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सही है। पैरा नंबर 8 से लेकर के 10 तक मैं विश्वास करता हूं कि ये सही है। दैट क्लियर हो गया। बट इसका एक एक्सेप्शन है, सीआरपीसी में 2 जगह पर हम एफिडेविट यूज करते हैं। सीआरपीसी में 2 जगह पर एफिडेविट यूज करते हैं। कहां पर करते हैं? पहले तो इसके साथ में लिख देती हूँ एफिडेविट। कितने देंगे यहाँ पे एफिडेविट? 3, लेकिन देना 2 होता है, यहाँ हमें थोड़ा याद करने में दिक्कत आएगी। एफिडेविट जो प्लेन 2 है तो एफिडेविट 2 कॉपी में लगेंगे, बट यहाँ 3 है, इसलिए याद करना। अब आता सीआरपीसी में, मैंने कहा कि एक्सेप्शन है। सीआरपीसी में क्या एक्सेप्शन है इसका? तो बोला सेक्शन नंबर, हाँ आप में से कोई बताना चाहिए सीआरपीसी में कोई एक्सेप्शन है। हाँ आपका आंसर सही है, ऑर्डर नंबर 10 इसके साथ कोरिलेट किया हमने। सीआरपीसी के 2 ऐसे कौन से सेक्शन है जो एफिडेविट की बात करता है? तो एक तो करता है आपके पास सेक्शन नंबर 68। कौन करता है? सेक्शन नंबर 68। क्या है सेक्शन नंबर 68 सीआरपीसी? तो बोलता है जो आउट ऑफ जुडिक्शन में जाता है, समन को प्रोड्यूस करवाता है, जो पर्सन आ नहीं पाता है वापस, जो समन को सर्व करवाता है, तो एफिडेविट भेजता है कि साहब मैंने ये सारा किया और ये सब सही है। इसके अलावा हम कहाँ करते हैं? इसके अलावा हम करते हैं 291 में। 291 में जब पब्लिक सर्वेंट के कैरेक्टर की बात आती है तो उसके आधार पर हम 291 में किया जा सकता है। 196 441 हो सकता है, मुझे कैरी करना देखना पड़ेगा, लेकिन 196 में एफिडेविट ज्यादा पता नहीं मुझे। मुझे ही पता है 2 जगह हम लोग करते हैं, जहां पर एक तो आता है आपके पास सेक्शन नंबर 68 के अंदर, और दूसरा एफिडेविट वर्ड यूज करते हैं हम लोग जब पब्लिक सर्वेंट की बात आती है 291 में। और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, सीआरपीसी में बहुत सारी जगह पे हो सकते हैं, पर ये 2 वो चीजें हैं जो हमें बताती है कि एफिडेविट में भी काम किया जा सकता है। अब फाइनली आता है, ये सब सुनने के बाद हमारा जजमेंट और डिक्री। तो क्या आ गया? ऑर्डर नंबर 20 में जजमेंट और डिक्री। अब यहाँ रूल कितने होंगे? 20 में 20। क्या रूल किया जाएगा? 20 में 20। 20 में 20 आ गए। अब ऑर्डर नंबर 20 के साथ एक सेक्शन को रिलेट करेंगे जो हमने पहले देखा था, सेक्शन नंबर 33।
तो इसके साथ हम कोरिलेट करेंगे सेक्शन नंबर 33। अब फाइनली हमारे पास क्या आ गया, सब इतनी सारी चीजें आ गई। ये सब करने के बाद यही लिख लेती हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में रहेगा। थोड़ा सा ले लेती हूँ जगह मैं आपकी, क्योंकि 2-3 ऑर्डर हैं जो इनके साथ कोरिलेट होने हैं, तो मैं ही कर लेती हूँ, देन हम इसको चेंज कर लेंगे। हाँ, ऑर्डर नंबर 20 में जैसे जजमेंट आया, कोर्ट कहता भाई रुक, जा कहाँ रहा है तू, मतलब तू आया मेरा टाइम खरा के चला गया, ऐसे डिग्री लेके जाएगा कि फ्री में, तो खर्चे जमा करा। और हमारा सीपीसी इतना बढ़िया है, हमारे सीपीसी को कोई शर्म नहीं है, हर बात में कहता खर्चे जमा करा, और खर्चे जमा नहीं किया जा, तेरा सूट मैं नहीं सुनता, सुन लिया अगर मैंने भूल में तो मैं तेरे को डिग्री दूंगा ही नहीं। कब तक नहीं दूंगा जजमेंट और डिग्री, जब तक तू पैसे जमा ना करे। तो अगला कहता कोस्ट भाई जमा करवा दो। अब देखो, थोड़ी देर पहले हमने कोस्ट भी पढ़ा था, कितनी कोस्ट देनी है यहाँ पर, 2 बार जमा करानी है। इससे थोड़ी देर पहले हमने कोस्ट भी पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, खर्चे, तो इन्होंने कहा खर्चे पढ़े थे हमने सेक्शन नंबर 35 से 35 बी में। क्लियर हो गया। अब फाइनली डिक्री जजमेंट आपके फेवर में, तो क्या करेंगे उस फेवर का, हवा खाएंगे क्या बैठ के घर पर कि चलो भाई डिक्री आ गई सब हवा खा लेते हैं। वैसे सर्दी में हवा नहीं खाते हैं, बट गर्मी में आ जाए डिक्री तो हवा खाएंगे नहीं, क्या करेंगे उसका एग्जीक्यूशन। तो आता है आपके पास एग्जीक्यूशन। कितनी बार करेंगे एग्जीक्यूशन, ये तो आप सबको पता है, ये तो जिसने सीपीसी नहीं पढ़ी उसको भी पता है। 2 चीजें ऐसी हैं जिसने लॉ नहीं की उसको पता। एक तो फलाना पे 302 चल रहा है, सबको पता है 302 क्या है, चाहे लॉ की हो चाहे नहीं। और वैसे ये ऑर्डर भी बड़ा अच्छा है, और इसके अंदर 106 रूल है। फिर से आपका प्री का एक सवाल क्लियर, और प्री करना कहे तो जूनियर ऑफिसर का क्वेश्चन क्लियर, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑर्डर नंबर 21 में कितने रूल हैं, बोला 106 रूल है। तो 3 क्वेश्चन, ऑर्डर नंबर 4 2, एडजमेंट 3 और रूल 106। तो ये इसने आपको, हाँ एकदम सही बोला 106, इसने आपको यही क्लियर करा दिया आपके प्री के 3 क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से कुछ बातें बढ़ते हैं हम। एग्जीक्यूशन खत्म। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ये बताया कि जैसे ही चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में एग्जीक्यूशन कंप्लीट, हमें पसंद नहीं आया कि नहीं साहब आप गलत बोल रहे हो, तो आप क्या करोगे, अपील में जाओगे। यहां पर भी यही है कि यहां से हम डायरेक्ट अब कहां जाएंगे, अपील में। तो 41 से लेके फिर हम एक साथ पढ़ते हैं 51 में सारा प्रोसीजर, हम अपील में भाग के चले गए, अपील कैसे कैसे होगी। अब देखिए 21 और अपील के बीच में मैंने कुछ चीजें छोड़ दी। कौन सी चीजें छोड़ दी, 22 से लेके 40 तक। 22 से 40 तक मैंने क्यों छोड़ी, क्योंकि इतने सारे प्रोसीजर में अब आता है, एक आदमी था जब केस फाइल किया तब कुंवारा था, देन मैरिज हो गई। जब केस फाइल किया तब सॉल्वेंट था, देन इंसॉल्वेंट हो गया। जब केस फाइल किया तब वो जिंदा था, मर गया, तो देन क्या करेंगे, इस प्रोसीडिंग हमें इसमें से कहीं बताया, कहीं नहीं बताया। हमें अगर मैटर एडजस्टमेंट करना है, विड्रॉल करना है, ये भी इन्होंने नहीं बताया। अगर हमें विड्रॉल करना है तो पैसे वैसे जमा कराना है, ये भी नहीं बताया। अगर मैटर में सरकार के विरुद्ध है तो क्या होगा, अगर मैटर हमारे फर्म के विरुद्ध है तो क्या होगा, अगर मैटर हमारा माइनर के अगेंस्ट है तो क्या होगा, अगर कोई खुद ही गरीब आता है तो क्या होगा, ये सब चीजें कहाँ गई। अगर आपने केस फाइल किया और डिसीजन आया तो भाई साहब भाग गए तो क्या करोगे, केस फाइल किया जिस प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए, उस प्रॉपर्टी ने उसको आगे ट्रांसफर कर दी, क्योंकि ट्रांसफर प्रॉपर्टी कहता है कि जब किसी थर्ड पर्सन को कंसिडरेशन के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं तो उस प्रॉपर्टी पे अब वो दोबारा उसे रिकवर नहीं करेंगे, क्योंकि उस ट्रांसफर की इसमें कोई गलती नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगा, तो इन सबके लिए मुझे क्या लाना पड़ता है, स्टे लेके आना पड़ता है। मुझे अगर कोई चीज डिस्ट्रॉय होने वाली है, केस चलेगा 20 साल, तो चीज तो वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर लेना। ये सब बातें तो यहां से यहां तक तो आई नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो ये सब बातें लिखी 22 से 40 में, सेम वैसे ही जैसे कि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 1 और 2 के साथ मैं ले गई आपको 7 पर, तो उसके जो बीच में था क्या था, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6, ये जो 4 चैप्टर उसके सपोर्टिव के रूप में काम कर रहे थे, वैसे के वैसे ऑर्डर नंबर 1 से 21 तक जाने के लिए इनका जो सपोर्टिव है वो है 22 से 40। इनको याद करने का तरीका फिर 41 आता है, तो आता है 22। 22 में जाने से पहले आप कहें तो आज हम कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो हम कल करते हैं इसको कंटिन्यू। एक प्रोसेसर हमारा खत्म हुआ क्योंकि हमारे पास समय कम है, पढ़ना हमें बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग कल से इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग बैठ सकते हैं तो आज भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा आप लोगों की इच्छा। आपका रिप्लाई सर आंखों पर जो आप, क्योंकि कई लोगों को 8 बजे के बाद बाहर निकलना होता है, वापस अपनी अपनी जगह पे जाना होता है,
तो चलो एक 22 करके खत्म करते हैं। 22 थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए कर लेते हैं इसको, या कल से ही करते हैं, चलिए फिर कोई नहीं, कल से करते हैं। तो कल हम फिर से आपको इसी समय मिलेंगे। आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जाने से पहले हम CPC को 5 डेज में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है चैप्टर, और ऐसे करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। एक दिन में तो हम करना नहीं चाहते, लेकिन अगर 5 से 25 दिन लगाए तो जो कई लोगों का हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि पूरा कोर्स करवाएंगे क्या, कौन कौन सा सब्जेक्ट कराएंगे, अगर हमें पूरा कोर्स करना है और पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो हमें थोड़ी खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं आपको बताती हूँ। कल से जो हम लोग करेंगे वो हमें CPC को 5 भागों में डिवाइड करेंगे। जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे उसको 5 भागों में डिवाइड करेंगे। उसमें आपका ड्यूटी रहेगा, आपको अपना होमवर्क करके आना पड़ेगा। क्या होमवर्क करके आना पड़ेगा? पहला पार्ट हम पढ़ेंगे 1 से लेके 76 तक, जो कल कंप्लीट करेंगे। अब आपको लगेगा पार्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे सामने लाइव जो पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कुछ है जो सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, कुछ है जो थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं, कुछ कई टाइम पढ़ रहे हैं। हमारा जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है वो है 190 सीट को निकालना। 197 सीट को निकालने के लिए अगर हमने इतना धीरे पढ़ा, जो फर्स्ट टाइम वाले बच्चे हमसे होप करते हैं बैठ के कि हमें करा दिया जाए, तो उनसे मैं सॉरी माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि थोड़ा हमें उन बच्चों को भी देखना होगा जो रिवाइज करने के लिए बैठे हैं, ताकि उनको बेनिफिट हो सके और वो अच्छे से उसको कर सके। तो हमारा जो आपका होमवर्क है वो क्या रहेगा, हम कैसे इसको कंप्लीट करेंगे डेली, क्योंकि हम सिर्फ CRPC की 5 क्लासेस लेंगे और 5 में आपको कंप्लीट करना है। तो आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट क्या? पहला दिन हम 1 से 76 पढ़ने का कोशिश करेंगे, सेकेंड टाइम आएगा 79 से 158। एक छोटा सा पार्ट है जिसको आप घर में बैठ के रिवाइज करके आएंगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। और देन आता है आपके पास ऑर्डर नंबर 1 to 15। दूसरा हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 16 to 31, और देन हम तीसरा पढ़ेंगे 32 to 51। अगर इस तरह से आप मुझे सपोर्ट करेंगे, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो इसको करने में हमें काफी इंटरेस्ट रहेगा और हम इसको अच्छे से करके आएंगे। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में, इसी को कंटिन्यू करते हुए। आज के लिए धन्यवाद।